नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन के बारे में बताऊंगी। विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हॉब्स, रूसो, ग्रीन या मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दार्शनिकों की भांति राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया और न उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया तथा व्यवहार की प्रेरक शक्तियों की गहराई में बैठने का प्रयत्न किया। राजनीति में उनका कोई विश्वास भी नहीं था और न ही उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यकलापों में कभी कोई भाग लिया। वे स्वयं कहा करते थे कि मैं न राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का जो चिंतन, जो दर्शन मिलता है, वह उन्हें पश्चिम के राजनीतिक चिंतकों से कहीं आगे ले जाता है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं तथा व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि प्रधानतः उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का ही संदेश दिया, किंतु उनके इस संदेश का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक आदि अन्य प्रकार की स्वतंत्रता के विचार भी लोकप्रिय हुए। बंगाल के अनेक आतंकवादियों तथा राष्ट्रवादियों ने उनकी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता से स्वतंत्रता के मूल्य तथा पवित्रता का पाठ भी सीखा। और विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में कुछ नए विचार भी दिए। इसीलिए वे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से कहीं आगे बढ़ गए। उनके राजनीतिक दर्शन की यदि हम बात करें तो उससे पूर्व जो राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत उन्होंने दिया, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि हिगल की भांति ही विवेकानंद भी मानते थे कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद कहा करते थे कि जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है, अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं, और भारत का तत्व है धर्म। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया। आगे चलकर उसी सिद्धांत का विपिन चंद्रपाल और अरविंद ने पक्ष पोषण भी किया था। तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें राष्ट्रवाद को विवेकानंद ने इसी रूप में प्रस्तुत किया, और चूंकि वे एक सन्यासी थे इसलिए राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे, और यदि खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते तो ब्रिटिश सरकार उन्हें कारागार में बंद कर देती, जिसका परिणाम यह होता कि उनकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती और देशवासियों के धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का काम जो उन्होंने सबसे अपने प्रिय कामों में माना और अपने हाथ में ले रखा था, वो रह जाता। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे। उन्होंने देशवासियों को भी कहा कि बंकिम चंद्र को पढ़ो तथा उनके सनातन धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो। जन्मभूमि की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो, और हे वीर निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो, और गर्व के साथ घोषणा करो मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तुम अपनी कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो कि भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालना है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है। तो मेरे बंधु बोलो, भारत की भूमि मेरा
परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है, इस तरह की भाषा बोलने वाले विवेकानंद वास्तव में एक महान राजनीतिक चिंतन और एक महान विद्वान के रूप में देखे जा सकते हैं। स्वतंत्रता के बारे में यदि हम उनके विचारों को देखें तो उनका इसके बारे में दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। वे मानते थे कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, जीवन सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। उन्हीं के शब्दों में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों की कोई हानि न पहुंचाए और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। विचार की स्वतंत्रता के भी वे पक्षधर रहे हैं और विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहाँ उसका अभाव होता है वहाँ मनुष्य जाति और राष्ट्र अवश्य पतन की ओर जाता है, ऐसा उनका मानना था। तो विवेकानंद के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषदों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन भी किया। इसी तरह जब हम विवेकानंद का शक्ति और निर्भयता का संदेश पढ़ते हैं तो शक्ति और निर्भयता के संदेश को हम उनका प्रतिरोध का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में ये भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते और न अपने अधिकार की रक्षा करने में ही समर्थ हो सकते हैं। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी था कि शक्ति ही धर्म है और मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने भारतीयों को ललकारते हुए भी कहा कि अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता को दूर करो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। अब हमारे देश को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे हैं लोहे के पुट्ठे, फौलाद की नाड़ियाँ और ऐसी प्रबल मन शक्ति जिसको रोका न जा सके। तो इसलिए विवेकानंद के संपूर्ण विचार निर्भयता पर आधारित थे और वो बार बार इस बात को दोहराया करते थे कि आत्मा ही परम सत्य है और इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभन से दूर है और आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा वे हमेशा देना चाहते थे। व्यक्ति की गरिमा के बारे में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा कि व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा, सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा की सातादद में स्थापित कर दे। यह सत्य है कि राष्ट्र एक समुदाय है, किंतु हम राष्ट्र की अवयवी प्रकृति का जितना ही गुणगान क्यों न करें, वास्तव में व्यक्ति ही राष्ट्रीय ढांचे के घटक होते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति स्वस्थ, नैतिक और दयालु नहीं होते तब तक राष्ट्र की महानता तथा समृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। इसी तरह अधिकारों की अपेक्षा वे हमेशा कर्तव्यों पर बल देते थे।
वैसे आधुनिक विश्व में विभिन्न समूह तथा वर्गों के अधिकारों के समर्थकों के बीच निरंतर संघर्ष भी चल रहा है। फलस्वरूप समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। किंतु विवेकानंद ने कर्तव्यों को महत्व दिया। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन में ईमानदार हों। मानव प्राणी का गौरव इस बात में नहीं है कि वह अपने तथा अपने अधिकारों के लिए आग्रह करे। उसकी गरिमा इस बात में है कि वह सार्वभौम शुभ की सिद्धि हेतु अपना उत्सर्ग कर दे। इसलिए यद्यपि विवेकानंद स्वयं भिक्षु और सन्यासी थे, किंतु उन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने वाले गृहस्थ को सर्वोच्च स्थान दिया। समाजवाद के बारे में उन्होंने एक बार घोषणा की थी कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी न कुछ से बिल्कुल अच्छी होती है। वीपी वर्मा ने भी विवेकानंद को दो अर्थों में समाजवादी कहा। पहला तो इसलिए कि उनमें ये समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियों ब्राह्मणों और क्षत्रियों का आधिपत्य रहा। क्षत्रियों ने गरीब जनता का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया और ब्राह्मणों ने उसे नवीन तथा जटिल धार्मिक क्रियाकलाप और अनुष्ठानों में बंधन में जकड़ रखा। उन्होंने खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की भर्त्सना की और आत्म तथा ब्रह्म में आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बंधनों को अस्वीकार किया। दूसरा, विवेकानंद समाजवादी इसलिए भी थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने लिखा कि यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, अथवा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाए तो दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ब्राह्मण को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि चांडाल को। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो चांडाल को 10 की है, क्योंकि जिसको प्रकृति ने जन्म से सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी है उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए। विवेकानंद की रचनाओं में सामाजिक समानता का जो समर्थन देखने को मिलता है वह वास्तव में पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का सबल प्रतिवाद है और उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत स्वतः समाजवादी है। लेकिन इसके लिए विवेकानंद ने कभी भी हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन नहीं किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो हमेशा न्याय, प्रेम और सार्वजनिक या सार्वभौमिक करुणा के शाश्वत संदेश में विश्वास करते थे। आदर्श राज्य की धारणा की बात यदि हम करें तो उन्होंने मानव समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बारी बारी से राज्य करते हैं, ये विवेकानंद कहा करते थे। ब्राह्मण पुरोहित का या पुरोहित ज्ञान के शासन और विज्ञानों की प्रगति के लिए, क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है और इस काल में कला एवं सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। उसके बाद वैश्य राज्य आता है, उसमें कुचलने और खून चूसने की मौन शक्ति का अत्यंत भीषण होती है। अंत में आएगा मजदूरों का राज्य यानी शूद्रों का राज्य। उसका लाभ होगा भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी सभ्यता का निम्न स्तर पर गिर जाना। इसी तरह से वे ये एक ऐसे राज्य स्थापित करने के पक्ष में थे जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान हो, क्षत्रिय काल की सभ्यता हो, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके। ऐसा राज्य आदर्श राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के वे हमेशा पक्षधर रहे हैं और इस संदर्भ में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने के बाद कहा गया कि जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहां केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की। वे मानव के भेद को अस्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म तथा भारत से असीम प्यार करते थे, किंतु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा भी नहीं थी। उन्होंने एक बार कहा भी था कि निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्मल होती जाती है। हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है?
हम तो उस ईश्वर के सेवक हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता? तो इस तरह की विचारधारा रखने वाले स्वामी विवेकानंद हमेशा यानी सदैव विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रवाद की बात किया करते थे। तो इस तरह के विचारों वाले विवेकानंद को यदि उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से अपना अलग से राजनीतिक चिंतन नहीं दिया, फिर भी जो राजनीति के बारे में उनके विचार हैं वो वास्तव में एक पूरे भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में उनके विचारों की ख्याति हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।